खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीरेंट, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की, उपचुनाव को लेकर बीजेपी के बनाए खास प्लान की और अनंत राधिका की शादी को लेकर शुरू हुई सियासत की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा होगी विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, जेल से रिहाई के बाद पहली मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम सोरेन दिल्ली पहुंचे और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर पीएम मोदी से मुलाकात की। जून के आखिरी हफ्ते में जेल से रिहा होने के बाद झारखंड सीएम सोरेन और पीएम मोदी की पहली मुलाकात है। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं, हम उनके शुभ चिंतक, पीएम के पैर छूने पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। अनंत अंबानी की शादी में पीएम मोदी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर शंकराचार्य की ओर से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं, हम उनके शुभ चिंतक हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केस रद्द करने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने डीके शिव कुमार की आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। आईएएस पूजा खेड़कर के माता पिता हुए फरार, किसानों को धमकाने के आरोप में हुई थी एफआईआर। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पद के कथित दुरुपयोग को लेकर मीडिया की नजरों में आई प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के माता पिता पुलिस से बचते नजर आ रहे हैं। फिर नई ऊंचाइयों पर शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी सर्वकालिक उच्चतर पर बंद। घरेलू बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी आई, जहां सेंसेक्स 145 अंक चढ़कर 80,664 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 84 अंक की बढ़त के साथ 24,586 अंक के नए रिकॉर्ड पर बंद हुई। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे डरावनी और दिल दुखाने वाली वीडियो वायरल होते रहते हैं। आवारा पशुओं का आतंक आज के समय में इतना बढ़ गया है कि कोई भी इनसे सुरक्षित नहीं है। आए दिन गली के कुत्ते हों या बंदर किसी न किसी पर हमला करते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। इस वीडियो में एक बंदर मासूम बच्चे पर दर्दनाक हमला कर देता है, जिससे बच्चा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। पहले आप भी देखिए ये वीडियो। वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक 5 साल के मासूम पर अचानक 2 से 3 बंदरों ने हमला कर दिया। ये वीडियो मथुरा की एक गली का बताया जा रहा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि बंदर बच्चे को नोचते रहे, लेकिन वहां खड़ी महिलाएं तमाशा देखती रहीं। उन्होंने बच्चे को बचाने का जरा भी प्रयास नहीं किया। बाद में कुछ पुरुषों ने वहां आकर बच्चे को बंदर के चंगुल से छुड़ाया। आपको बता दें कि मथुरा में बंदरों का आतंक कोई नया विषय नहीं है। इसकी शिकायत काफी लोगों ने प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन की तरफ से उचित कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। इससे इस तरह के हादसे आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच एक युवक ने ट्रंप पर गोली चला दी, जो उनके दाएं कान को छूते हुए निकल गई। गनीमत रही कि ट्रंप को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वहीं ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को भी सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया है। अमेरिका में चुनाव से ठीक पहले हुए इस हमले का राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि इस हमले में ट्रंप की जान बचाने के पीछे भगवान जगन्नाथ की यात्रा का कनेक्शन है। जी हां,
आपको भी सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये दावा कहीं ना कहीं सच है। ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। बीते दिन जनता को संबोधित करते समय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। वहीं ट्रंप पर हुए इस हमले के पीछे भगवान जगन्नाथ का कनेक्शन सामने आया है। इस हमले को लेकर इस्कॉन ने बड़ा बयान दिया है। इस्कॉन का कहना है कि इस जानलेवा हमले में ट्रंप की जान दैवीय कृपा की वजह से बची है। दरअसल आज से करीब 48 साल पहले ट्रंप ने जगन्नाथ यात्रा के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। ट्रंप ने साल 1976 में ऐसा क्या किया था जिसने उन्हें 48 साल बाद हमलावर की गोली से बचा लिया? आगे आपको बताएं, उससे पहले आप भी ये वीडियो देखिए। That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. तो आपको बता दें, आज से लगभग 48 साल पहले की बात है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन न्यूयॉर्क शहर में पहली रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था, लेकिन इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। फिफ्थ एवेन्यू में परेड परमिट मिलना तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक विशाल खाली जगह ढूंढना जहां रथों का निर्माण किया जा सके, ये तो कतई भी आसान नहीं रहने वाला था। हर संभव व्यक्ति के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। ये वो दौर था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कृष्ण भक्तों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। जी हां, ट्रंप ने 1976 में रथों के निर्माण के लिए मुफ्त में अपना ट्रेन यार्ड मुहैया कराकर इस्कॉन भक्तों की रथ यात्रा आयोजित करने में मदद की थी। आज जब दुनिया 9 दिन के जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव मना रही है, ऐसे में उन पर ये भयानक हमला और उनका बाल बाल बचना जगन्नाथ की कृपा को दर्शाता है। हैरानी वाली बात यह भी है कि ट्रंप पर जानलेवा हमले से कई महीने पहले ही एक पादरी ने इस हमले की भविष्यवाणी की थी। ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी करने वाले पादरी का नाम है ब्रैंडन बिग्स। बिग्स ने कहा कि भगवान ने उन्हें ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया है जो अमेरिका में जल्द होने जा रही हैं, और यही हुआ भी। खैर, ट्रंप की जान तो बच गई, ये राहत की बात है। खैर चलिए, इसी के साथ खबरें अब तक में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी अब दोबारा से खड़े होने की कवायद में जुट गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन और चिंतन से ज्यादा पार्टी को फिर से जीत दिलाने की दिशा पर फैसला किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक ने हताश कार्यकर्ताओं में जोश भरने का दांव चलने के साथ खिसके सियासी जनाधार को दोबारा से वापस लाने का भी रोड मैप रखा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट और जानिए कैसे इस बार बीजेपी ने उपचुनाव में जीत पाने के लिए खास रणनीति बनाई है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नैरेटिव को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए भाजपा इस बार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जो गलतियां की वो उसे उपचुनाव में दोहराना नहीं चाहती। यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं। इसी बीच बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई, इसमें योगी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014, 2019 और 2022 में विपक्ष को हराया था। सीएम योगी ने आम चुनाव के परिणामों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितना वोट परसेंट 2014, 2017 और 2022
में बीजेपी के पक्ष में था। 2024 में भी बीजेपी उतना वोट पाने में सफल रही। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले थे। 80 सीटों वाले राज्य में बीजेपी के खाते में सिर्फ 33 सीटें आई थीं। इतना ही नहीं, पार्टी का वोट शेयर भी 8.5% कम हो गया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी और सपा के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। बीजेपी ने जिन दलित और ओबीसी को जोड़कर मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई थी, उसमें विपक्ष सेंधमारी करने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा रखा है। इससे उभरने का रास्ता बीजेपी जरूर बैठक में तलाशती हुई नजर आई। जाहिर है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हार पर विस्तार और खुले दिल से चर्चा किए जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आंकड़ों के मकड़जाल से हार पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। प्रदेश के कार्य समिति के उद्घाटन से लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने और समापन तक के कार्यक्रमों में पार्टी नेता पुरानी बात को बार बार दोहराते नजर आए। हालांकि बैठक में इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि उन नेताओं पर क्या कार्रवाई की गई जिनके बयानों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस बात पर भी बात नहीं हुई कि बीजेपी की कोर वोट बैंक समझे जाने वाली ओबीसी जातियां क्यों खिसक गई। ऐसे में कार्य समिति में बीजेपी के उभरने का रोड मैप क्या बना, ये बड़ा सवाल है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इस देश ने इस हफ्ते सदी की सबसे बड़ी और शानदार शादी देखी। मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे की शादी को उत्सव बना दिया। भारत से लेकर दुनिया के कई कोनों तक इस शादी की धूम दिखी। वहीं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी एकता और सद्भाव का खूबसूरत उदाहरण भी बनी। इस शादी में देश के कोने कोने से आए कई राजनेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये मौका सिर्फ जश्न का नहीं था, बल्कि जिस तरह से अलग अलग विचारधाराओं वाले नेताओं ने आपसी मतभेदों को बुलाकर एक मंच पर आकर जोड़ों को आशीर्वाद दिया, जो एकजुटता का प्रमाण बन गया। जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचे तो राहुल गांधी। जिसके बाद राहुल गांधी की वाहवाही होने लगी। कहा जाने लगा, बंदा जो करता है कहता है वही करता है। इसी के साथ अखिलेश यादव को कोसा भी जाने लगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या किसी की शादी को राजनीतिक एंगल दिया जा सकता है और किसी की शादी में जाकर या ना जाकर कोई महान नेता बन सकता है। कुल मिलाकर अनंत अंबानी की शादी में राजनेताओं के शामिल होने को लेकर भारत में भीषण मॉरल पुलिसिंग जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत के पूंजीपति घरानों में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी कई रस्म रिवाजों को पूरा करते हुए शुक्रवार को पूरी हुई, जिसमें वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए देश विदेश के जाने माने कलाकार, धर्मगुरु, शंकराचार्य, कई राजनीतिक हस्तियां या राज परिवारों ने हिस्सा लिया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इस शादी में होने वाले खर्च, शान शौकत एवं दिखावे को लेकर सुर्खियां चलती रहीं। हालांकि कॉर्पोरेट एवं फिल्मी दुनिया के गठजोड़ के जरिए शादियों की जैसी स्टीरियोटाइप छवि परोसी जा रही है, उसका भारत के मिडिल क्लास और गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये एक अलग सोचने वाला विषय है। लेकिन शादी के बहाने से कांग्रेस और लेफ्ट के एक छोटे से ग्रुप से साबित कर दिया कि राजनीति ही सबसे अहम है। जी हां, सब झुक गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं। राजनीतिक मंच पर अंबानी को जमकर कोसने वाले भी अंबानी के बेटे की शादी में पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी, जो अंबानी और अडानी से खासा नाराज रहते हैं, उन्होंने अंबानी का न्योता और खाने की करोड़ों की थाली ठुकराकर एक रेस्टोरेंट में बैठकर डोसा खाना पसंद किया। लोगों को भी लगा कि सही है, बंदा अडिग है, जो बोल रहा है वो कर रहा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के राजनीतिक दोस्त अखिलेश यादव, जो राहुल गांधी के बोली में हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो अंबानी के घर पूरे परिवार के साथ पहुंच गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन लोग शायद ये भूल गए हैं कि राजनीति से बढ़कर भी एक चीज होती है, और वो है मानवता, सामाजिक गठजोड़। किसी की शादी और गम में शामिल होना सामान्य है, इसे राजनीति से तौलना ही बेकार है। जिन अखिलेश यादव को कोसा जा रहा है कि वो अंबानी के यहाँ शादी में क्यों पहुंचे, तो आपको बता दें कि वही अंबानी हैं जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद श्रद्धांजलि समारोह में सफाई तक आए थे और अखिलेश यादव को सांत्वना दी थी। वहीं अगर बात रही अंबानी और अडानी को सरकार से मिलने वाली हेल्प की या फिर सरकार से मिलकर करने वाले काम की, तो ऐसा नहीं है केवल मोदी सरकार ने ही बड़े बिजनेसमैन के साथ काम किया हो। पहले भी सरकारें लोगों के साथ मिलकर काम करती थी। वो अलग बात है कि मोदी सरकार के साथ अंबानी और अडानी के रिलेशन जग जाहिर हैं और पिछली सरकार ये रिलेशन छिपाकर मेंटेन करती थी।
भारत के पूंजीपतियों के साथ राजनीतिक साठगांठ जो पिछली सरकारों में पर्दे के पीछे होती थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा ने उसे सरेआम कर दिया। फर्क बस इतना है और कुछ भी नहीं। देखा जाए तो किसी के निजी कार्यक्रम में शिरकत करना और उसकी नीतियों का समर्थन करना या राजनीतिक मंच साझा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। राजनीति से अलग पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण है। जाना और ना जाना किसी राजनीतिक परिवार का निजी फैसला हो सकता है। किसी की शादी में शामिल होने से कोई गलत या ना शामिल होने से सही नहीं हो सकता। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप किसके हित में कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी को शादी में ना जाने के लिए महान बताना गलत होगा और अखिलेश यादव को शादी में जाने के लिए कोसना भी गलत होगा। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जून के आखिरी हफ्ते में जेल से रिहा होने के बाद झारखंड सीएम सोरेन और पीएम मोदी की पहली मुलाकात है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ शिकंजा कसने जा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात कर तीनों राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उपजी स्थिति का जायजा लिया तथा उन्हें केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। वहीं नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। ओली ने इसके ठीक बाद अपने मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों को जगह देने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी की वजह से केंद्र में मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। जो बीजेपी यूपी में 80 सीटें जीतने का सपना पाले हुए थी, वो 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का ग्राफ इतना तेजी से गिरा कि अब तो विपक्षी नेता खासकर राहुल गांधी और अखिलेश तो दिल्ली में मोदी को सबक सिखाने के बाद अब 3 साल बाद 2027 में योगी को भी धूल चटाने की बात करने लगे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं और तब योगी की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। 2027 के चुनाव में जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान में उतरेंगे, तो वहीं बीजेपी को 2024 के नतीजे कचोटते रहेंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2024 जैसे चुनावी नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव में नहीं देखना चाहती। इसलिए बीजेपी अलकमान के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ उन मुद्दों की धार कुंद करने में लग गए हैं जिसके सहारे कांग्रेस सपा गठबंधन ने बीजेपी को आईना दिखाया था। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है।